हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर के बारे में। यह हमारा पार्ट 2 सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पार्ट 1 में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और लेमा के बारे में पढ़ा था। उसके अनुसार हम HCF भी निकालना पड़े थे। इस वीडियो में हम जानेंगे HCF और LCM के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, HCF और LCM ये क्या है। सबसे पहले बता दूं मैं कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। उसी प्रकार से LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ रहा है समझ में? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे HCF या GCF भी कहा जा सकता है। बात करते हैं हिंदी के, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, HCF को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। देखिए, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक, यानी कि महत्तम कॉमन यानी कि कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ जो होता है उसे कॉमन कहते हैं। पवर्तक मतलब फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है ना। तो HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। उसी प्रकार से LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लोवेस्ट मीन्स लघुत्तम सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में यानी कि दोनों में समान रूप से उभयनिष्ठ हो। आप पवर्त्य का मतलब गुणज। आ रहा है समझ में? चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं, HCF किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वह बड़ी सी बड़ी संख्या। देखिए HCF जो होती है ये 2 या 3 या अधिक संख्याओं के बीच की एक महत्तम संख्या है, ठीक है ना। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, वो उस दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कहलाती है, ठीक है ना। फिर से एक बार, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि दोनों से उसमें भाग लग जाता है, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मान लीजिए कि A और B 2 संख्याएं हैं, तो उनमें उभयनिष्ठ वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो A और B दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में जानेंगे, जैसे कि 8 और 12 का HCF 4 होता है, ठीक है ना। 8 और 12 का HCF 4 होता है। तो 8 और 12 4 से दोनों यह पूर्ण रूप से विभाजित है, तथा 4 से कोई अन्य बड़ी संख्या नहीं है जो 8 और 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, अर्थात 8 और 12 का HCF कितना हो जाएगा? 4। चलिए बात करते हैं LCM के बारे में। तो LCM का फुल फॉर्म आप बता दिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन के बारे में देखिए, डेफिनेशन इसका क्या होगा। LCM किसे कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहा जाता है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी, ठीक है ना। तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई तीनों या चारों कितनी भी संख्याएं दी हो, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वही उन संख्याओं का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है, ठीक है ना। फिर से मान लीजिए कि 2 संख्या A और B दिया गया है, ठीक है। तो इसका LCM निकालना, तो A और B दिया है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या है, इसका लघुत्तम होगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो A और B दोनों से कट जाए, यानी कि A और B दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या का LCM कहलाएगी इन दोनों संख्याओं की, ठीक है। उदाहरण से इसका समझते हैं। जैसे कि 4 और 3 का LCM 12 होता है। 4 और 3 का LCM क्या होता है? 12 होता है। तो 12 क्या है? 12 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। 12 से कोई अन्य छोटी संख्या नहीं है जो 4 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, LCM और HCF
को ज्ञात कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि HCF और LCM में एक रिलेशन होता है, एक फार्मूला होता है। तो होता क्या है, तो देखिए फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है कि HCF दो संख्या, मान लीजिए कि दो संख्या दी हुई है A और B, ठीक है ना, दो संख्याएं दी हुई हैं A और B। तो फार्मूला वो होता क्या है कि HCF ऑफ AB, यानी कि AB का HCF इंटू LCM ऑफ AB, यानी कि AB का LCM, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अर्थात HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी कुछ क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन यूनिट के बारे में जानेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, टाइप वाइज समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका, मान लीजिए कि टाइप टाइप 1 में दोस्तों कैसा क्वेश्चन आता है, तो टाइप 1 में क्वेश्चन आता है कि गुणनखंड विधि से दी हुई संख्याओं का HCF निकालें। मान लेते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जैसे कि 96 और 404, मान लीजिए कि संख्याएं हैं कि 96 और 404 का HCF और LCM गुणनखंड विधि से निकालिए। आपके स्क्रीन मान लीजिए कि 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है हमें, किस चीज़ से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड फैक्टराइजेशन ये तो आप सबको ही आता होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर देकर सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या करेंगे देखिए। तो पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 96 लिखेंगे, 96 कितने से जा सकता है, 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 48 बार में 2 से ये भी जाएगा, 24 बार में 2 से फिर जाएगा, 12 बार में फिर 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में फिर 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। हो गया, हमने 96 का फैक्टराइज कर दिया यहाँ पर। अब देखिए 404 को फैक्टराइज करेंगे तो ये भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा ये 101। अब देखिए तो ये जाएगा ना, अब ये 101, अब किसी संख्या से ये इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी फैक्टराइज कर दिया हम। अब देखिए आगे 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये 3 भी एक बार लेकर चले जाइए यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2, और इसको नीचे लिखना पड़ेगा, 96 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। आ रहा समझ में फ्रेंड्स। देखिए तो अगर इन दोनों को फैक्टराइज कर दिए, अब इसका क्या करना है हमें, HCF और LCM निकालना है। तो HCF देखिए क्या हो जाएगा। तो HCF जानते ही हैं आप कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ है, तो 2 2 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर भी 2 2 दिखाई दे रहा है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इसमें से इसका एक 2 ले लेंगे यहाँ पर, और इसमें का उभयनिष्ठ एक 2 ले लेंगे, यानी कि 2 दूनी क्या 4, हमारा जो HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, अगर LCM की बात करें तो वे संख्या है, LCM क्या हो जाएंगी, वे संख्या है। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, जो इन दोनों में कॉमन नहीं है उन सबको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 2, ये 3, फिर 101, और उसके बाद जो हम दोनों संख्याओं में जो कॉमन लिए हैं उनमें का तो एक ही के नहीं, इसमें का एक कॉमन लिए हैं और इसमें का एक, फिर भी तो एक और एक दोनों में बच गया है, उसको भी लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2, क्योंकि जब तक हम इन दोनों सबको लिखेंगे नहीं सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से, तो ये हमारा इसका पालन होगा ही नहीं, इस फार्मूला का पालन होगा ही नहीं, क्योंकि जो बच गई है वो संख्याएं तो लिख दिए वहाँ पर,
और जो कॉमन ले लिए वो भी लिख दिए हैं, लेकिन जो बच गया है उसको लिखेंगे तभी ना दोनों संख्याओं का गुणनफल LCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 के 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी का 96, यानी कि 101 में 96 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 96 1 जो 96 का 6, 96 से 9, फिर 96 से 1 में करेंगे तो 96। ये हमारा LCM का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। तो टाइप 1 का क्वेश्चन आपका इस तरह का ही आएगा। तो फ्रेंड्स टाइप 2 का क्वेश्चन हमारा है इस रिलेशन पर। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि 22 और 126, 22 और 126 का जो HCF है वो 18 है, तो इनका LCM क्या होगा, ठीक है ना। 2 नंबर दी हुई है, जैसे कि HCF ऑफ 22 एंड 126 का HCF 18 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ 22 और 126, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपके पास फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला हमारा क्या है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर इसको इस फार्मूला को डायरेक्ट लिखना है, HCF ऑफ AB। तो AB की जगह पर हमारा क्या है, HCF ऑफ AB, पहले नोट कर लेते हैं इसको एक बार, इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। देखिए यहाँ पर तो HCF ऑफ AB, A की जगह पर हमारा 72 है और B की जगह पर 126। तो HCF इन दोनों का कितना दिया हुआ है 18, और LCM तो हमें फाइंड करना है, तो LCM को तो वैसे ही लिख देंगे उसको A और B, यानी कि A और B की जगह पर क्या लिखेंगे 22 और 126 और A इंटू B, यानी कि 72 इंटू 126। इसलिए सो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM ऑफ 22 और 126 इज इक्वल टू 22 इंटू 126 बाई 18। यहाँ पर गुणा में है तो उधर चला जाएगा, तो भागा में 8 72 और 4 से 126 में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 का 4, 2 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 10, 10 का 0, 1 बचेगा, 4 5, 4 1 जा 4, अब 1 बचा है तो 5, यानी कि 504 हो जाएगा हमारा LCM ऑफ 72 और 126। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। चलते हैं अगले टाइप में। टाइप 3 में क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि 15 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, समाप्त होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स NCERT या अदर्स बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर से मैं बता दूं कि NCERT का NCERT का प्रत्येक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, और उसका हर एक क्वेश्चन एक अलग ही विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो अदर्स बुक होते हैं जो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, देख कर ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की कुछ बातें नहीं है, RD हो, RS हो या सिन्हा जी का कोई भी बुक हो, क्या है, कुछ नहीं है, वो NCERT के लेवल का ही है। NCERT उनमें कोई अंतर नहीं है। NCERT में एक क्वेश्चन दिया है तो उसी क्वेश्चन पर वहाँ पर अदर्स बुक में क्या होता है, उसी क्वेश्चन पर बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया रहता है, ठीक है ना। NCERT का प्रत्येक क्वेश्चन एक टाइप होता है, एक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन में करें कि जांच कीजिए कि 15 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, यानी कि 15 की जगह पर यहाँ पर 1 करते हैं तो 15, 2 करते हैं तो 225, यानी कि 225 का अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो उसका 225 में क्या है अंत में
इकाई अंक में क्या है 5 है, तो शून्य पर समाप्त नहीं होना है। तो उसके लिए शर्त क्या होना चाहिए, देखिए लिखेंगे चूँकि 15 टू दी पावर n इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 15 को यहाँ पर सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। तो 15 का फैक्टर्स क्या होंगे, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 और 5। अब इसका पावर हम n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 5 आ रहा है हमारा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का घात जो होता है उसको गुणनखंड, उसको गुणा करेंगे तो उसका पावर इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उभयनिष्ठ हो, 2 और 5 दोनों उभयनिष्ठ हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमारा 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे अतः 15 टू दी पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो उभयनिष्ठ है, 2 नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूँकि 15 टू दी पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब 15 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उभयनिष्ठ हो। लेकिन यहाँ पर है क्या, केवल 5 है, 2 नहीं है। लेकिन यहाँ केवल 5 है, 2 नहीं। इसलिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अरे समझ में स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। किसी पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि 15 टू द पावर n, 7 टू द पावर n, 18 पावर टू द n, कोई भी दे सकता है। और उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होने की यही शर्त है कि उसके फैक्टर्स में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उभयनिष्ठ होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि 2, 5, 2, 9 और 5 है। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 और 9, 10 × 9 इज इक्वल टू 90। देखिए तो इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो गया। इसमें 2 और 5 दोनों उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा क्योंकि 2 और 5 दोनों इसमें उभयनिष्ठ है। 2 5 या 10, एक 0 उस पर बैठा सकते हैं जो दिया हुआ है, या कितना भी संख्या उसको मल्टीप्लाई करके 2 5 या 10 हो रहा है, उस पर एक 0 बैठा सकते हैं अंत में। अरे समझ में फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टाइप पर। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला टाइप है, टाइप 4, वो क्या है। देखिए इस टाइप पर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। मान लीजिए कोई नंबर संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 23,750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करेंगे क्या, 23,750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात यानी कि पावर उसका क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर। देखिए करें कि इसके अभाज्य गुणनखंड में तो कुछ नहीं, उसका फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। 23,750
जो कि पूछ रहा है ये कि इसमें 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 का पूछ रहा है। तो ये 2 से जाए या ना जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट 5 से ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 का ही पूछ रहा है इसलिए 5 से ले जाएंगे इसको डायरेक्ट। तो 5 से कितने बार में जाएगा, 5 4 जा 20, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 50 25, 0 का 0, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 9 45 46, 2 बचेगा, 50 25, 0 का 0, फिर 5 से बच जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 0 का 0, फिर 5 से जाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 3 15, 4 बचेगा, 5 9 8 40, 2 से भी ले जा सकते हैं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। 5 का अधिकतम घात कितना हो गया, 1 2 3 4, अर्थात 20 50 को लिख सकते हैं 5 to the power 4 into 38, तो 5 to the power 4, 5 to the power 4 यानी कि 5 का अधिकतम घात 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, नीचे का व्यू नहीं आ पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा पूरा रियल नंबर समाप्त हो जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और इससे एक बात बता दूँ आप लोगों को कि हम इस पूरे लॉकडाउन में आपका मैथ पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। यदि आप 10th क्लास में है या आपके भाई बंधु कोई भी 10th क्लास में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो को आप हमारे देखें। तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।